Hello everyone, welcome back to our channel Nive Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री चैप्टर को। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितने भी हमारे स्टेट के सेट हैं CSI, नेट और गेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए क्वांटम केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बात करें CSI नेट की, तो CSI नेट में यहाँ से 25 प्लस या फिर कहीं 30 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी इतने ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कम कर देंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको मान के चलना है कि 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखने से लगता है कि बहुत ही लेंदी और डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है। जब आप इस चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कितना डिफिकल्ट नहीं है, जितना हम समझ के स्किप कर देते हैं। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, और खासकर उन स्टूडेंट्स को जो CSI नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये चैप्टर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर तो कर लिया बट इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, आराम से अटेम्प्ट कर लोगे जब आप टॉपिक को समझ लोगे अच्छे से। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहाँ पे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट का ये डाउट था, जब हमने पीछे क्वांटम केमिस्ट्री करवाया था, कंप्लीट नहीं करवाया था, कुछ पोर्शन हमने कहा था कि हम केमिकल बॉन्डिंग में करवाएंगे, बट वो अभी तक नहीं करवाए हैं। तो यहाँ पे अब हम क्वांटम केमिस्ट्री को कंप्लीट करवाएंगे PYQ के साथ, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि क्वांटम केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट कहाँ से किया है और वहाँ से क्यों किया है। तो उस डाउट को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे कि हमने किस टॉपिक से यहाँ पे हमने क्वांटम को स्टार्ट किया है और उसकी स्टार्टिंग उस टॉपिक से क्यों की है। इन सभी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, देन हम क्वांटम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे। देखो, क्वांटम केमिस्ट्री में हम सिस्टम की बात करेंगे। 3 टाइप के सिस्टम यहाँ पे देखेंगे आप लोग: रोटेशनल सिस्टम, ट्रांसलेशनल सिस्टम, रोटेशनल सिस्टम, ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड वाइब्रेशनल सिस्टम। ये 3 टाइप के सिस्टम होंगे, ठीक है। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करें रोटेशन सिस्टम। अब ये रोटेशनल सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी रोटेट करेगा। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे रोटेशनल सिस्टम। और रोटेशनल सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, देन रिजिड रोटर और पार्टिकल ऑन रिंग। ये 3 टॉपिक होंगे जो हम रोटेशनल सिस्टम में कवर करेंगे। हाइड्रोजन एटम को 3 डायमेंशन में देखेंगे, रिजिड रोटर को भी 3 डायमेंशन में, और पार्टिकल ऑन रिंग को 2 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात करें तो ट्रांसलेशनल सिस्टम में ये हमारे पास एक कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में रखा है ये हमारे पास कोई पार्टिकल। इस पार्टिकल में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई यानी कि एक पाई इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता रहेगा, वो हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम में होगा। क्लियर है, ये सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होगा ये उसी के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, बट ये सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, और इसको हम ट्रांसलेशनल सिस्टम में डिस्कस करते हैं। कौन सा वो टॉपिक होगा, वो होगा पार्टिकल इन बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स, PIB। और इसको हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में पार्टिकल इन बॉक्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और वाइब्रेशन सिस्टम में हम हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक हमने बताए हैं: हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटर, पार्टिकल ऑन रिंग, पार्टिकल इन बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये कुछ टॉपिक हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये तो हम सिस्टम में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे थियरी की। और थियरी में सबसे पहले हम बात करें पर्टर्बेशन थियरी। पर्टर्बेशन थियरी के बाद हम बात करेंगे वाइब्रेशनल थियरी, हकल थियरी, मल्टी इलेक्ट्रॉन थियरी, VBT, MOT। ये कुछ थियरी हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले सिस्टम की, सिस्टम के बाद हम बात करेंगे थियरी की। और इन थियरी के बीच में भी हम एक टॉपिक है टनलिंग, इसकी भी बात करेंगे।
क्लियर। और जो हार्मोनिक ओसिलेटर है, हार्मोनिक ओसिलेटर मेनली हम SHO सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सही है। ये वो कुछ टॉपिक हैं जिनको हम क्वांटम केमिस्ट्री में कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि यहाँ पे बात करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्टेट फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्टेट फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हम स्टेट फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि साई की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इन टॉपिक को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट फंक्शन। ये हमारे आगे यूज होने वाले हैं, इसलिए पहले हम इन्हीं को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्टेट फंक्शन, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। यहाँ से हम n को कैलकुलेट करेंगे, L को कैलकुलेट करेंगे। n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, रेडियल नोड, रेडियल नोड की यहाँ पे बात करेंगे m, ठीक है। और m हमारा मैग्नीट्यूड और एक हमारा m होगा विदाउट मैग्नीट्यूड, क्लियर है। इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जो हमारे स्टेट फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम 2 टाइप के फंक्शन देखेंगे। एक हम बात करेंगे रेडियल फंक्शन की, एक तो हम बात करेंगे रेडियल फंक्शन की और दूसरा होगा हमारे पास एंगुलर फंक्शन। इन दोनों फंक्शन की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे 2 फंक्शन देखेंगे, एक होगा रेडियल फंक्शन, एक होगा एंगुलर फंक्शन। रेडियल फंक्शन जिसको हम r और r से डिनोट करेंगे, एंगुलर फंक्शन होगा जिसको थीटा और फाई, ठीक है, थीटा और फाई से जिसको हम डिनोट करेंगे, ये हमारे एंगुलर फंक्शन होंगे, ठीक है। तो जो हमारा रेडियल फंक्शन है, रेडियल फंक्शन में हम n, l और रेडियल नोड इनको कैलकुलेट करेंगे। एंगुलर फंक्शन होगा, एंगुलर फंक्शन में हम बात करेंगे हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ m, ठीक है, और l को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा से। इनको तो हम थीटा से कैलकुलेट करेंगे और जो हमारे पास विदाउट मैग्नीट्यूड ऑफ m होगा उसको हम फाई से कैलकुलेट करेंगे। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेट फंक्शन में रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन की। इनको कंप्लीट करने के बाद भी हम इन टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे। उसके बाद जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट फंक्शन, इसमें हम ग्राफ की भी बात करेंगे, पार्टिकल इन बॉक्स, इसके बाद हम पार्टिकल इन बॉक्स की बात करेंगे क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पार्टिकल इन बॉक्स में अप्लाई होंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर अलजेब्रा, जो हमारा सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक तो हमारा यही होगा, सेकेंड होगा ऑपरेटर अलजेब्रा। और ऑपरेटर अलजेब्रा के साथ साथ हम इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे जो इस सिस्टम में हमने देखे हैं। उसके बाद इन थियरी पे जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर अलजेब्रा। ऑपरेटर अलजेब्रा, इनके साथ साथ हम सिस्टम के कुछ टॉपिक हैं जैसे पार्टिकल इन बॉक्स है, हाइड्रोजन एटम है, रिजिड रोटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इन सभी को भी इनके बीच बीच में हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे थियरी वाले पोर्शन में। क्लियर है यहाँ पे। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने क्वांटम केमिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से किया है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्टेट फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम, और ये हमने बता दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन, इन 2 फंक्शन की बात करेंगे। रेडियल फंक्शन यानी कि RR और एंगुलर फंक्शन में हमने थीटा और फाई की बात करेंगे। रेडियल फंक्शन में n, l और हमारा जो रेडियल नोड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो सबसे पहले n को समझेंगे कि n को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे वो देखो। मान लीजिए हमारे पास है साई, ठीक है, साई इज इक्वल टू 1/√π e माइनस ZR/a0। सेकेंड हमारे पास है साई 2 - ZR/a0 e माइनस ZR/2a0। नेक्स्ट हमारे पास है साई n e माइनस ZR/a0 3 cos स्क्वायर थीटा -1। साई इज इक्वल टू
आर ई माइनस जेड आर अपॉन 3a नोट, ये हमारे पास है। साई यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ अभी हाइड्रोजन एटम की बात करें हैं, जब किसी और एटम की यहाँ पे बात करनी होगी तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि हम इस एटम की बात करें हैं। जब तक यहाँ पे कोई एटम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम की बात करें हैं। क्लियर है। और हाइड्रोजन एटम का सभी को पता है जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यानी कि n। तो n को हम किस वाले पोर्शन से कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। n को हम, यानी कि सबसे पहले हम n को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। n को आइडेंटिफाई करेंगे हम एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से। एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट ये हमारे पास, ठीक है। e की पावर क्या है, माइनस जेड आर अपॉन ए नोट, यहाँ पे ये है e माइनस जेड आर अपॉन 2a नोट, इसमें ये है हमारे पास और इसमें है ये वाला पोर्शन। यानी कि जब आप यहाँ पे साई की बात करेंगे, साई में जो आपको एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, यानी कि ई और ई की पावर में जो भी आपको पार्ट देखने को मिले, वहां से हम एन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है, वहां से हम एन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एन को आइडेंटिफाई करेंगे एक्सपोनेंशियल वाले पोर्शन से। फिर एन कहाँ पे है वो देखो, एन होगा हमारा ये यहाँ पे होता है, ये देखो पहले साई होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है और यहां से हम n को कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, देखो यहां से हम n को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमारे पास है n, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें कोई वैल्यू देखने को मिल जाए, जैसे ये है 2, तो n क्या हमेशा 2 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि n की वैल्यू 2 होगी, बट कोई और एटम यहाँ पे हमें गिवन हो, जैसे हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम n की वैल्यू देख के ऐसे नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी। सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट ढूंढना है और उसमें हमें n की वैल्यू को ढूंढना है। तो अभी तक तो आपको ये याद रखना है कि जो साई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट। जेड यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, कोई भी एटम होगा उसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो उसकी वैल्यू होगी 1। आर होगी हमारी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्लियर। और यहाँ पे n हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर a नोट, a नोट होगा फॉर रेडियस, फॉर रेडियस होगा और जिसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर अपॉन जेड, n स्क्वायर अपॉन जेड ये होगा हमारा a नोट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तक हमने बताया है कि हमें एक्सपोनेंशियल पार्ट को ढूंढना है और एक्सपोनेंशियल पार्ट से हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब आगे कैलकुलेट करना देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, साई इज इक्वल टू जेड आर अपॉन ए नोट ई की पावर जेड आर अपॉन 2a नोट साइन थीटा कोस फाई, ये हमारे पास है। और यहाँ से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल पार्ट पता होना चाहिए, ये है एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो यहाँ से n की वैल्यू हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कितना है 2, क्योंकि ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो डायरेक्टली लिखने से पहले आपको करना क्या है, इसको लिख लेना है। हमारे पास e की पावर में क्या होता है, जेड आर अपॉन एन ए नोट, ठीक है, ये होता हमारे पास। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, e की पावर में ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। अब यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखेंगे इसके इक्वल में, जेड आर अपॉन 2a नोट, ये हमें गिवन है। जेड से जेड, आर से आर, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, तो n किसके इक्वल होगा,
2 के इक्वल होगा, n हमारा 2 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो n को हमें कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोनेंशियल पार्ट को ढूंढना है, उसको ढूंढने के बाद हमें इस टाइप से लिख के उसको सोल्व कर लेना है, तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन देखो, यदि हम बात करें साई हमारे पास है हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, और हमें गिवन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये E-R/2A नोट, और n की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो आप n की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। हमारे पास एटम कौन सा हब, हमारे पास है हीलियम, और इसका जो हमारे जेड की वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। हीलियम का होगा 2 यहाँ पे, तो ZR/NA नोट R, ठीक है, अपॉन 2A नोट, R/2A नोट Z। अब Z कितना है यहाँ पे 2, तो Z की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, R से R कैंसिल, A नोट से A नोट कैंसिल, n को हम इधर लेके जाएंगे और 2 को इधर, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकते, n की वैल्यू आएगी 4। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि n की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। और एग्जाम्पल देख लो आप, साई हमारे पास है लिथियम प्लस के लिए, और n की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3। n की वैल्यू 3 हमें गिवन है, और इसका हमें एक्सपोनेंशियल पार्ट बना के दिखाना है कि इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या होगा। तो n की वैल्यू 3 है, और जेड लिथियम के लिए जेड कितना होगा, 3 होगा। n की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 है, सही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E-ZR/NA नोट। जेड की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 3, E-3R, n की वैल्यू कितनी, 3, A नोट, 3 से 3 कैंसिल, सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E-R/A नोट, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हमारे पास है, निकाल लिया हमने, ये होगा। तो इक्वेशन में हम इसको रख सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन में हमें गिवन होगी इक्वेशन, तो इस पार्ट को हम ढूंढ सकते हैं, ये वाला हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, वेव फंक्शन आपको गिवन है, तो वहाँ पे यदि n को कैलकुलेट करना है तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हमें ढूंढना है, और उसको ढूंढने के बाद हमें वहाँ से n की वैल्यू डायरेक्टली देख के नहीं लिखनी, डायरेक्टली हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे, उसके अलावा कोई और एटम होगा तो उसको हम इस फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे, ZR/NA नोट इज इक्वल टू, जो इक्वेशन में गिवन होगा उसको हम इसके इक्वल में लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे Z, यानी कि हमें कोई एटम गिवन होगा उसके Z की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद n को हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि हमें n गिवन हो, एटम हमें पता हो कौन सा एटम वहाँ पे, यानी कि Z की वैल्यू हमें पता होगी, तो उसके बाद भी हम एक्सपोनेंशियल पार्ट को कैलकुलेट करवा ले तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना सीखा है। क्लियर यहाँ तक है? और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल पार्ट से देखा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करेंगे, और L को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हमारे पास साई है, साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ZR/A नोट e⁻⁻ZR/2A नोट। एक हमारे पास है साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z²R² अपॉन A नोट का स्क्वायर e⁻ZR/3A नोट। साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AR² BR प्लस C e⁻ZR/3A नोट। सही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R A-R B-R e⁻ZR/2A नोट। इस टाइप से आपको कोई इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम n की बात कर ले। यहाँ पे n कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम की बात की हमने, कोई एटम का यहाँ पे नाम नहीं बताया कि कौन सा एटम, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है। L की बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर की,
एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे देखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल वाले पोर्शन को हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने n को कैलकुलेट किया है, l को यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे। l को कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे हमें फ्री फैक्टर ऑफ r देखने को मिलेगा। फ्री फैक्टर ऑफ r होगा एक तो यहाँ पे, और एक होगा यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ r, पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r। ये जरूरी नहीं है कि पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r आपको हमेशा देखने को मिले, बट ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। l को हम कैलकुलेट करते हैं फ्री फैक्टर ऑफ r, और फ्री फैक्टर ऑफ r हमारा जैसे कि यहाँ पे है, जहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि ये r है, r की पावर क्या है यहाँ पे 1, r की पावर क्या है 1, इसका मतलब यहाँ पे l क्या होगा 1 के इक्वल होगा। l हमारा 1 के इक्वल होगा, l होता है फ्री फैक्टर ऑफ r, ये r है हमारा, ये फ्री फैक्टर ऑफ r है, और r की जितनी पावर होगी वही हमारा l की वैल्यू होगी। तो r की पावर यहाँ पे 1 है, तो l की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे r की पावर कितनी है 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्री फैक्टर ऑफ r है, और यहाँ पे l की वैल्यू 2 होगी। अब यहाँ पे यदि आपको इस टाइप से, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमें इस टाइप से गिवन हो, या फिर ये हमारे पास है, ये हमारे पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r है, ये फ्री फैक्टर ऑफ r नहीं है, ये पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r है। फ्री फैक्टर ऑफ r ये है, और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे l की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखो फ्री फैक्टर ऑफ r नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r, और पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ फ्री फैक्टर ऑफ r से ही l की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, पोलिनोमियल फैक्टर से l की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री फैक्टर ऑफ r नहीं है, फ्री फैक्टर ऑफ r नहीं है, इसका मतलब l हमारा क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। क्लियर है, n कैसे कैलकुलेट करना और l कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। n को हमें कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंशियल पार्ट से, l को हम कैलकुलेट करेंगे फ्री फैक्टर ऑफ r से। अब ये पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे रेडियल नोड को, इससे हम रेडियल नोड को कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले इक्वेशन कर लें, मान लीजिए हमारे पास है n की वैल्यू गिवन है 3 और l की वैल्यू है 1, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये है हाइड्रोजन एटम के लिए, और हमें यहाँ पे साई कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो साई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट, ठीक है, और r हमारा यहाँ पे क्या है 1, यानी कि फ्री फैक्टर ऑफ r की पावर यहाँ पे 1 होगी, और देखो यहाँ पे n कितना है 3, z की वैल्यू कितनी होगी 1, तो सही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E माइनस आर, n की वैल्यू है 3, a नोट और r 1, ये होगा हमारे पास। क्लियर यहाँ तक सभी को, n और l से हमारा वेव फंक्शन होगा ये। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि n की वैल्यू हमें गिवन हो, और यदि हमें एटम का पता चल जाए कि हमारे पास एटम क्या है, तो वहाँ से उसका एक्सपोनेंशियल पार्ट को बता देंगे कि इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट ये बनेगा, और यदि हमें l की वैल्यू गिवन हो तो वहाँ से हम फ्री फैक्टर की बात कर लेंगे। ये हमारा r ऐसे इस फॉर्म में भी हो सकता है, और ये हमारा ऐसे भी हो सकता है जेड आर अपॉन ए नोट, यहाँ पे भी r की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और ये r हमारा फ्री फैक्टर ऑफ r है। ये हम ऑप्शन को देख के पता लगा लेंगे, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि n और l को हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्लियर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे रेडियल नोड की, कि हम रेडियल नोड को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो साई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r e माइनस r बाई 3, साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 6 माइनस r e माइनस r अपॉन 3, सही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 माइनस 1 अपॉन 12 r स्क्वेयर e माइनस r बाई 4, और यहाँ से हमें n कैलकुलेट करना है, l कैलकुलेट करना है, और रेडियल नोड को हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो n को कैलकुलेट करेंगे हमारे एक्सपोनेंशियल पार्ट, यानी कि इस वाले पार्ट से, सारे हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो n की वैल्यू होगी यहाँ पे 3, यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। a नोट हमारा होता है बोर रेडियस,
भोर रेडियस की वैल्यू होती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू होगी भोर रेडियस की। क्लियर। अब हाइड्रोजन एटम के लिए हम इसको मान के चलते हैं कि ए नोट की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो यदि हमें ए नोट नहीं गिवन है यानी कि उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 के इक्वल ली गई है, एन हमें पता चल गया, एल हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फ्री फैक्टर आर है जिसकी वैल्यू कितनी है, पावर 1, तो एल हमारा 1 होगा। यहाँ पे फ्री फैक्टर ये है आर जिसकी पावर कितनी है 1 यानी कि 1। यहाँ पे फ्री फैक्टर आर है जिसकी वैल्यू है 2, ये हमारा एल 2 हो गया। अब हमें बात करनी है रेडियल नोड की। यहाँ पे रेडियल नोड क्या होगा, तो रेडियल नोड यहाँ पे कोई पोलिनोमियल फैक्टर नहीं दिख रहा होगा, पोलिनोमियल फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब रेडियल नोड यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। रेडियल नोड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये तो हमें इस इक्वेशन से बता सकते हैं, बट एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला भी होता है रेडियल नोड के लिए, n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू यानी कि यहाँ पे 3 है, l की वैल्यू 1 है, -1 यानी कि 1, तो यहाँ पे रेडियल नोड फिर 1 होगा। इक्वेशन में हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे पोलिनोमियल फैक्टर भी होगा। मान लीजिए 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर है, यानी कि इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। ऐसे भी सोल्व करके देख सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे इक्वेशन देख के भी पता लगा सकते हैं यदि वहाँ पे पोलिनोमियल फैक्टर गिवन है। और पोलिनोमियल फैक्टर में भी कहाँ से देखना है, पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ आर, हमें आर की ही पावर देखनी है पोलिनोमियल फैक्टर में। ठीक है, और आर की पावर जो मैक्सिमम या फिर कहीं हायर पावर ऑफ आर, या तो हम कह सकते हैं रेडियल नोड होगा n माइनस एल माइनस 1 या फिर हायर पावर ऑफ आर, आर की हायर पावर होगी वो हमारी रेडियल नोड होगा। अब यहाँ पे रेडियल नोड की बात करें तो यहाँ पे रेडियल नोड होगा n माइनस, अब यहाँ पे 0 ना होके कितना है, 1 है, n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि रेडियल नोड 1 होगा। ये हमारे पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ आर है, आर की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे रेडियल नोड 1 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियल नोड कितना होगा, देखो n2 है, l2 है, n माइनस एल माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1, 1, और यहाँ पे r है और r की पावर कितनी है 1 है। ये हमारा पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r है जिसकी हायर पावर r की 1 है, तो रेडियल नोड यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम n, l और रेडियल नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक है। और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियल फंक्शन में, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं स्टेट फंक्शन का। स्टेट फंक्शन में 2 टाइप के फंक्शन बताए थे, एक रेडियल फंक्शन था, एक एंगुलर फंक्शन था। तो ये अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया है ये है रेडियल फंक्शन वाला पोर्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने देखा क्या है, साई इज इक्वल टू ई माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट। एक्सपोनेंशियल वाला पोर्शन देखा है जहाँ से हमने एन को कैलकुलेट किया है। उसके बाद बात की है फ्री फैक्टर ऑफ आर, फ्री फैक्टर ऑफ आर यानी कि जहाँ से हमने एल को कैलकुलेट किया है। उसके बाद हमने बात की है पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ आर, जहाँ से रेडियल नोड को कैलकुलेट किया है, रेडियल नोड को आइडेंटिफाई किया है। तो अभी तक हमने इतना देखा है और ये सारा का सारा हमारा रेडियल फंक्शन वाला पोर्शन देखा है। ये हमने बात की है रेडियल फंक्शन में, और रेडियल फंक्शन होगा हमारा आर आर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर आर से। ये है रेडियल फंक्शन। रेडियल फंक्शन में एन, एल और रेडियल नोड के बारे में हमने आइडेंटिफाई किया है, यानी कि इतना इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया है। इसके आगे और भी है एंगुलर वाला पोर्शन, उसकी भी हम बात करेंगे। अभी तक हमने इतना सोल्व किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। जहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट देखें वहाँ से हम n को कैलकुलेट कर लेंगे। यदि हाइड्रोजन एटम है तो n को डायरेक्टली लिख देंगे कि n की वैल्यू यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमारी होगी। यदि कोई और एटम है तो हम इसको जेड आर अपॉन एन ए नोट इसको इक्वल लिखेंगे जो इक्वेशन में गिवन होगा उसके। क्लियर है, वहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यदि फ्री फैक्टर ऑफ r है तो वहाँ से हम l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो r की पावर होगी वो हमारी l की वैल्यू होगी। पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r है, वहाँ से हम रेडियल नोड की बात करते हैं, या फिर हम रेडियल नोड के लिए इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं n माइनस एल माइनस 1। क्लियर है, n माइनस एल माइनस 1, या फिर हम कहें हायर पावर ऑफ r। जो पोलिनोमियल में
हमारी आर की सबसे ज़्यादा पावर होगी वही हमारी रेडियल नोड होगी। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये तो हमने बात की है रेडियल फंक्शन की, और रेडियल फंक्शन में एन, एल और रेडियल नोड की हमने बात कर ली है। अब ये जो पोलिनोमियल है ये हमारा हो सकता है ए माइनस बी आर, ए प्लस बी आर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बी आर प्लस है सी आर स्क्वायर, इस फॉर्म में हो सकता है ए माइनस आर, बी माइनस आर, ये हो सकता है अल्फा माइनस आर, बीटा माइनस आर, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ आर होंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी को? जैसे कि यहाँ पे बात करें रेडियल नोड की तो हमारी हायर पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या होगी? 1 होगी, यहाँ पे भी क्या होगी? 1 होगी। अदरवाइज हमें ये फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है, वहाँ से भी हम रेडियल नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब हम बात करेंगे, एग्जाम्पल कुछ लेंगे, जैसे कि साई 4p और एक इसके लिए हीलियम 2+ के लिए। तो साई यहाँ पे क्या होगा वो हमें बात करनी है। देखो हीलियम का जेड होगा यहाँ पे कितना? 2, एन की वैल्यू 4, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एस पी डी एफ 0 1 2 3 पी, यानी कि एल की वैल्यू, ये एल की वैल्यू है, पी के लिए एल की वैल्यू है 1। ये सब हमें पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही क्या हो सकता है? सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल पार्ट की बात करें, ई माइनस जेड आर अपॉन 4a नोट, और ये क्या होगा? आर, ये होगा हमारे पास, ठीक है, R1, ये R1 हो सकता है, जेड R1 अपॉन a नोट हो सकता है। हम यहाँ पे इसका सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यदि हमें ये गिवन हो तो इस फॉर्म में होगा, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, R अपॉन 2a नोट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब हम बात करें नेक्स्ट साई हीलियम प्लस के लिए 3p के लिए, तो यहाँ पे जेड वही 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और एक और रेडियल नोड, यहाँ पे रेडियल नोड क्या होगा? n माइनस एल माइनस 1, रेडियल नोड होगा यहाँ पे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी आर प्लस सी आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रेडियल नोड 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे L की वैल्यू वही 1 होगी, रेडियल नोड होगा यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं R1, R की पावर 1 होगी, ये पोलिनोमियल फैक्टर है 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस आर लिख सकते हैं, अल्फा माइनस आर, बीटा माइनस आर, कुछ भी लिख सकते हैं। आर की पावर क्या होगी? पोलिनोमियल में 1 होगी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल जेड कितना यहाँ पे? 2 आर अपॉन 3a नोट, ये होगा हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें साई लिथियम प्लस के लिए 2p के लिए। लिथियम का जेड कितना होगा? 3, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, l की वैल्यू 1 होगी, रेडियल नोड होगा 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r यहाँ पे नहीं होगा। तो साई फिर क्या होगा? r हमारे पास 1 है, R1, e माइनस जेड यहाँ पे 3r अपॉन 2a नोट। क्लियर है? ये हमारे पास होगा इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो हमें n, l और रेडियल नोड को कैलकुलेट करना आ गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले फंक्शन। साई हमारे पास था r और हमारे पास होगा y, थीटा y मतलब कोई फंक्शन है ये हमारे पास, थीटा और फाई। तो ये तो हमने बात की थी रेडियल फंक्शन की, ये हमने देख लिया है, रेडियल वाला पार्ट हमने देख लिया है। ये हमारा एंगुलर वाला पार्ट है, एंगुलर पार्ट में 2 फंक्शन है, एक हमारे पास थीटा है और एक हमारे पास है फाई। थीटा को हम कहेंगे लेजेंडरी एसोसिएटेड फंक्शन। क्लियर है? और यहां से हम थीटा से हम कैलकुलेट करेंगे एल और मैग्नीट्यूड ऑफ एम को, और फाई से हम एम को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ठीक है यहाँ तक सभी को? अब हम देखो यहाँ पे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। हम क्वांटम केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे। अभी मान लीजिए हम 2 डायमेंशन की बात करें, तो ये हमारे पास है, मान लीजिए एक्स और जेड है, ठीक है, हम 2 डायमेंशन की बात करें एक बार, तो ये कोऑर्डिनेट है एक्स और जेड। यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है, मान लीजिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू है आर,
जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी डिस्टेंस r है, और यहाँ पे ये थीटा है हमारे पास, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल हमारा 90 का एंगल होगा। अब यहाँ पे यदि x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो तो x की वैल्यू होगी r थीटा, क्या होगा कोस थीटा, और इधर हो जाए z r कोस 90 माइनस थीटा, ये होगा। तो ऐसे हम इनको कैलकुलेट करना है। हमने 2 डायमेंशन में बात की, हम 3 डायमेंशन में बात करेंगे अभी। तो यहाँ से हम थीटा की बात करेंगे, उसके बाद हम फाई वाले पोर्शन पे भी जाएंगे। देखो साई के हमारे पास ये फंक्शन है r थीटा और फाई, यही है r, ये रेडियल वाला पार्ट है, थीटा थीटा, और फाई का फंक्शन क्या होगा फाई। यहाँ से हमने n l रेडियल नोड को कैलकुलेट किया है। अब हम सबसे पहले थीटा की बात करेंगे और यहाँ से l और मैग्नीट्यूड m की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशन में बात करें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये 3 कोऑर्डिनेट हैं x y z, क्लियर है। और हम बात करें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि होंगे हमारे पास यहाँ पे r थीटा और फाई, r थीटा फाई ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो जब हम इन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, इनकी पोजीशन फिक्स होगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी फिक्स होंगे, उनकी पोजीशन भी फिक्स होगी। तो क्वांटम केमिस्ट्री में भी फिक्स पोजीशन लेनी है, फिक्स कोऑर्डिनेट लेने हैं कि वो होंगे। तो ये हमारे पास x होगा, ये y होगा, और ये हमारे पास z होगा, क्लियर है। तो इनकी पोजीशन जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं x y z, इनकी पोजीशन आपको फिक्स रखनी है। यहाँ पे ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास फाई है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो होगी r साइन थीटा, और यहाँ पे डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। ये फिर क्या होगा, ये होगा 90 माइनस फाई, ये होगा 90 माइनस फाई। इनकी पोजीशन फिक्स है, यही हमको मान के चलना है क्वांटम केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखिए तो x क्या होगा, x डिस्टेंस r साइन थीटा, और ये क्या है फाई इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस फाई, ये है x। y की बात करें तो r साइन थीटा कोस 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई, इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस फाई को साइन फाई, तो r साइन थीटा साइन फाई। ये हमारा z है, z होगा r कोस थीटा, z होगा r कोस थीटा। तो यहाँ पे हमने बात की है x y z, x है r साइन थीटा कोस फाई, y होगा r साइन थीटा साइन फाई, और z होगा r कोस थीटा। और ये हमने कैलकुलेट किए हैं p ऑर्बिटल के लिए, px py और pz के लिए, ठीक है। px py और pz के लिए हमने कैलकुलेट कर दी है p ऑर्बिटल के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इनकी पोजीशन फिक्स है, कोऑर्डिनेट की फिक्स ही आपको रखनी है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें देखो एग्जाम्पल देखते हैं साई 2px हीलियम प्लस के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2, px, सबसे पहले p ऑर्बिटल है, यहाँ पे कोई p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। हीलियम है जिसके लिए एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रेडियल नोड की बात करेंगे तो n माइनस l माइनस 1, n हमारा 2 है, l1 है 1, तो रेडियल नोड तो यहाँ पे 0 होगा। px है, px में एंगुलर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, r साइन थीटा कोस फाई होगा। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे, तो यहाँ पे साई हमारे पास आ जाएगा, l हमारे पास 1 है यानी कि r1, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में इनकी वैल्यू रख देंगे, e माइनस z कितना है 2,
2r/2a0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रेडियल नोड यहाँ पे है नहीं, ठीक है, r sin थीटा कोस फाई, ये आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है साई 2pz और ये है बेरिलियम 3+ के लिए। इसके लिए इक्वेशन क्या होगी? देखो, सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, L 1 है, बेरिलियम के लिए Z होगा 4 और PZ है जिसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी R कोस थीटा। रेडियल नोड होगा यहाँ पे 2 - 1 - 1 यानी कि 0। तो यहाँ पे इक्वेशन हम बना सकते हैं, L 1 है, एक्सपोनेंशियल -4r/2a0 और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा R कोस थीटा। ये होगी यहाँ पे इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, साई 4py और ये हम बात कर रहे हैं बेरिलियम में 2+ के लिए। बेरिलियम 2+ के लिए तो यहाँ पे n की वैल्यू तो है 4, n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1, py है R साइन थीटा साइन फाई। बेरिलियम के लिए Z होगा 4, रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 4 - 1 - 1 यानी कि 2। तो साई हो जाएगा यहाँ पे बेरिलियम 2+ के लिए 4py के लिए। तो R की वैल्यू 1 यानी कि R1 एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है। एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल भी होगा क्योंकि रेडियल नोड 2 है। रेडियल नोड 2 है तो a + br + cr²। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, Z है यहाँ पे है 4r/4a0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे py है तो r साइन थीटा साइन फाई। ये होगी यहाँ पे इक्वेशन, ये होगी यहाँ पे इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो हमने बात की p ऑर्बिटल के लिए, अब हम बात करेंगे d ऑर्बिटल के लिए। d ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे हमारे पास है, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। वैसे तो आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं, x और y यानी कि जो हमारे px, देखो px py, हमने एक्चुअल में x, y और z की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। x हमारे पास था, z था r कोस थीटा और ये होगा यहाँ पे हमारे पास r साइन थीटा कोस फाई, ये था r साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ से p में बात करें तो p में क्या होगा, px, py और pz। px में x की वैल्यू रख देंगे, y में y वाली और z में z की। अब हमारे पास है dxy, अब x और y दोनों वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, तो x और y दोनों क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। dxy है, x की होगी r साइन थीटा कोस फाई और r साइन थीटा कोस फाई। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, r² साइन² थीटा और कोस, सॉरी दोनों सेम लिख दिया हमने, ये हमारा x तो होगा कोस फाई और यहाँ पे है साइन फाई, तो यहाँ पे कोस फाई और साइन फाई होगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा dx की वैल्यू आ जाएगी, dxy की r² साइन² थीटा साइन 2 फाई और सिमिलर हमारी होगी dx² - y² की, थोड़ा सा ही चेंज होगा, r² साइन² थीटा कोस 2 फाई। तो आपको सोल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप इनको याद कर लेना। dyz के लिए होगा r² साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, r² साइन थीटा कोस थीटा कोस फाई। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो z और z ये तो कॉमन है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, x है। y में क्या है, y में है साइन फाई, तो यहाँ पे साइन फाई आ जाएगा और x में क्या होगा, कोस फाई, तो यहाँ पे कोस फाई आ जाएगा। dz² को हम लिख देते हैं,
देखो z हमारा क्या है, r cos थीटा, ये है z के लिए। z स्क्वायर के लिए क्या होगा, पावर 2 कर देंगे, r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है डी जेड स्क्वायर की, यह एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअल होगा r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि आपको डी जेड स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो वो ये एक्चुअल वैल्यू ये होगी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म नहीं है, एक्चुअल वैल्यू होगी ये वाली। क्लियर, r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये होंगी हमारे डी ऑर्बिटल के लिए, ये होंगी डी ऑर्बिटल के लिए। एग्जाम्पल करना चाहें साई 5dxy और हीलियम 2+ के लिए। क्लियर, ये हमें इक्वेशन बतानी है। यहाँ पे n की वैल्यू है 5, l d है यहाँ पे ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होगी। dxy है r स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 5, z हीलियम के लिए 2 होगा, रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 5 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 2, 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा। इन सभी से हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो साई इज इक्वल टू 2 है यानी कि r की पावर 2, रेडियल नोड 2 है, a प्लस बी आर प्लस सी आर स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल z कितना होगा यहाँ पे 2 r अपॉन 5a नोट, और यहाँ पे है dxy यानी कि r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाई, ये इक्वेशन होगी साई की। क्लियर है, तो आपको यहाँ से क्या पता चला है, यदि आपको ये वाला पोर्शन है, ये हमारा है रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट से एन एल और रेडियल नोड के बारे में, और ये हमारा है एंगुलर पार्ट, ये एंगुलर पार्ट है। अभी हमने सिर्फ एंगुलर पार्ट के बारे में पता लगा कि एंगुलर पार्ट है क्या। अब यहाँ से एल और मैग्नीट्यूड ऑफ एम को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखो मान लीजिए हमें गिवन है पी एल एम इस फॉर्म में, ये पी एल एम यानी कि लेजेंडरी एसोसिएटेड फंक्शन होगा, ये एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एम है। इनको हमें सोल्व करना, मान लीजिए हमारे पास है P गिवन है 15 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से L और मैग्नीट्यूड ऑफ M को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, L होगा यहाँ पे कोस और साइन दोनों की ही पावर का सम करेंगे। L होगा हमारा कोस की पावर और साइन की पावर दोनों का सम करेंगे, वहाँ से हमारी L की वैल्यू आएगी। और हम मैग्नीट्यूड ऑफ M की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ साइन की पावर होगी, जो हमारे साइन थीटा की पावर होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ m की। जी L और m हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये थीटा से कैलकुलेट करेंगे, फाई से हम कैलकुलेट करेंगे m को, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ m को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है, तो L यहाँ पे होगा हमारे पास कोस और साइन दोनों की पावर का सम, कोस की कितनी है 1 और साइन कितनी है 2, तो L की वैल्यू होगी 3। मैग्नीट्यूड ऑफ m होगा यहाँ पे सिर्फ साइन की पावर यानी कि 2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, P इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से L की वैल्यू 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ M सिर्फ साइन की पावर, तो साइन की ही दे रखे कितनी है 2। यदि नेक्स्ट हमारे पास है P कोस थीटा है, क्या है ये कोस थीटा है। अब यहाँ से L की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ M की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि सिर्फ साइन की पावर देखते हैं, कोस की पावर यहाँ पे नहीं देखते। जैसे हमने रेडियल नोड कैलकुलेट किया था जिससे पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ r से, तो यहाँ भी पोलिनोमियल फैक्टर देखने को मिल सकता है थीटा का, बट वहाँ से क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जो पोलिनोमियल होगा, मान लीजिए हमारे पास है पोलिनोमियल p है, p होगा 1/2 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन है ये पोलिनोमियल फैक्टर, ये है पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ थीटा, ये है पोलिनोमियल फैक्टर। अब ये जो पोलिनोमियल होगा ये सिर्फ और सिर्फ कोस का ही होगा, ये साइन का पोलिनोमियल कभी नहीं होता, सिर्फ कोस थीटा का ही पोलिनोमियल होता है यहाँ पे पोलिनोमियल फैक्टर।
और यहाँ से कोस थीटा, एल की वैल्यू तो हम बता सकते हैं, एल की वैल्यू कोस की पावर और साइन की पावर दोनों का सम। यहाँ पे सिर्फ कोस दिया है, उसकी पावर कितनी 2। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा कोस की वैल्यू गिवन होती है तो हम लिखते हैं हाइयर पावर ऑफ ए कोस, हाइयर पावर ऑफ कोस थीटा। तो हाइयर पावर कितनी होगी, यहाँ पे 2 है, एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एम देखेंगे वो 0 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है साइन की पावर जो कि यहाँ पे गिवन है नहीं है। क्लियर। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम 3 टाइप के ग्राफ्स देखेंगे। फर्स्ट आर आर वर्सेस आर, आर स्क्वायर आर वर्सेस आर, आर स्क्वायर वर्सेस आर। ये हमारे आर आर वर्सेस आर है, यानी कि ये जो आर आर है ये क्या है, रेडियल फंक्शन, जिसकी अभी हम बात करते आए हैं, रेडियल फंक्शन वेरीज विद किसके, डिस्टेंस आर। ये क्या होगा, ये होगी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरीज विद डिस्टेंस आर, आर स्क्वायर, ये होगी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वेरीज विद डिस्टेंस आर। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफ देखेंगे वो हम इसके देखेंगे, फर्स्ट वाले का, आर आर वर्सेस आर, यानी कि रेडियल फंक्शन वेरीज विद डिस्टेंस आर। तो इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा वो देखेंगे। बीच में यहाँ पे कोई नोड बनेगा नहीं बनेगा, कितने बनेंगे, उन सब की यहाँ पे बात करेंगे। तो इन सभी के लिए हमें वही फिर वो जो साई हमने वेव फंक्शन की जो, या फिर कहें इक्वेशन देखी थी हमने वेव फंक्शन की, वो यहाँ पे यूज आने वाली है। उसके लिए देखो, ये जो आर आर की बात करेंगे हम, ये हम किस किस के लिए बात कर सकते हैं, एस ऑर्बिटल के लिए बात कर सकते हैं, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, इन सभी ऑर्बिटल के लिए बात कर सकते हैं रेडियल फंक्शन की। तो एन एस का अलग रहेगा सिस्टम और इसका, इन तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, जैसे साई है और साई हमारे पास क्या है, ई माइनस जेड आर अपॉन एन, आर एल, एल यानी कि कोई पावर में है वो हमारी एल होगी, और यहाँ पे होगा पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ ए आर, इतना होगा। क्लियर है। हम रेडियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, हमें एंगुलर फंक्शन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा रेडियल फंक्शन है आर आर के लिए। अब यहाँ पे जो ये आर है इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से इनफाइनाइट तक, आर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक वेरी करती है। जब आर की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, आर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें हम एन एस, एस ऑर्बिटल के लिए बात करें, एन हमारा 1 2 3 4 हो सकता है, तो एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 0 होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब एल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, 0 तो नहीं होगा, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा हमारा ग्राफ। 0 से स्टार्ट तब होता है, ओरिजिन से स्टार्ट तब होता है जब वहाँ पे वैल्यू क्या हो, 0 हो। और यहाँ पे जो हमारे P, D और F, यहाँ पे L की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जैसे P के लिए 1 होगी, D के लिए 2 होगा और F के लिए L की वैल्यू 3 होगी। इन सभी के लिए वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 1 2 3 होगी। अब यहाँ पे L की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मान लीजिए हमारे पास R है, R हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो गया। मान लीजिए हमारे पास R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसका फंक्शन भी 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो R की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो एन एस वाले ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे, बट एन पी डी एफ ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे इनका ग्राफ
ओरिजिन से स्टार्ट होगा इस टाइप से। इधर हमारे पास है आर आर रेडियल फंक्शन और इधर हमारे पास डिस्टेंस आर है। यहाँ से हमें ग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई माइनस जेड आर अपॉन 3a नोट आर 1 और 6 माइनस आर, ये है। यहाँ पे n हमारे पास 3 है, l हमारे पास 1 है और रेडियल नोड हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे नोड कितना है 1 है। 1 कब होगा इस टाइप से यदि कोई ग्राफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा नोड। रेडियल नोड वहाँ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। ये हमारे पास नोड आया, ठीक है। और अब हमारे पास इस टाइप से यदि हम इसको ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक और नोड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ओरिजिन पे और एंडिंग में कभी भी नोड की फॉर्मेशन नहीं होती है। नोड की फॉर्मेशन हमेशा 0 और इन्फिनिटी के बीच में होती है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में होती है हमारी नोड की फॉर्मेशन। ओरिजिन पे और जो हमारे इन्फिनिटी पे होगा वहाँ पे कभी भी नोड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो ग्राफ है ये है एन पी एन डी और एन एफ ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एस की बात करें हम, ये मान लीजिए एन एस के लिए है, ये हमारा रेडियल फंक्शन है, ये हमारी डिस्टेंस आर है। यदि मान लीजिए यहाँ पे नोड हमारे पास 1 है, 1 नोड है तो इसके लिए होगा इस टाइप से। ये एक नोड आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये ओरिजिन से भी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये हमने रेडियल फंक्शन वेरीज विद डिस्टेंस आर की बात की है। कुछ एग्जांपल देखेंगे जैसे R3P, N यहाँ पे 3 है, L यहाँ पे 1 होगा और P ऑर्बिटल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ग्राफ हमें बनाना है R R और R। यहाँ पे रेडियल नोड होंगे हमारे पास 3 -1 -1 यानी कि 1, एक ही नोड होगा। P ऑर्बिटल के लिए है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये हमारा एक नोड होगा इस टाइप से। क्लियर यहाँ पे सभी को? इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। R4P है, यहाँ पे N की वैल्यू 4 है, L 1 है, रेडियल नोड 4 -1 -1 यानी कि 2 होगा। R R, ठीक है। यहाँ पे नोड कितने हैं 2 है, 1 और 2, ओरिजिन से स्टार्ट होगा 1 2, इस टाइप से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। R2S के लिए N यहाँ पे 2 है, L यहाँ पे 0 है, तो इसके लिए ग्राफ होगा, रेडियल नोड हमें निकालने हैं 2 -0 -1 यानी कि 1, रेडियल नोड 1 है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा ये। इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? 1s के लिए हमें कैलकुलेट करना हो, R1s के लिए n की वैल्यू 1 है, l की 0 है, रेडियल नोड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है 1 -0 -1 यानी कि 0। R R और R, तो यहाँ पे ग्राफ है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ns ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक भी नोड भी नहीं है, तो ये होगा हमारे पास इस टाइप से ग्राफ। क्लियर है? इस टाइप से ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे R2 R और R2 के बारे में। तो R2 R वर्सेस R, इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको NS NP और NP ND और NF, R2 R और R, यहाँ पे भी हम मतलब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, वही हम नोड बनाएंगे बीच में, कितने नोड है यहाँ पे, और ओरिजिन से स्टार्ट होगा इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो हमारे जो रीजन होंगे ये हमारे पॉजिटिव वाले पोर्शन में होंगे, नेगेटिव पोर्शन में नहीं होंगे। और NS के लिए हमारे पास होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे, इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे S ऑर्बिटल के लिए। बट हम बात करें यहाँ पे R2 के लिए, तो यहाँ पे चाहे S ऑर्बिटल हो, चाहे P ऑर्बिटल हो, चाहे D हो, चाहे F ऑर्बिटल हो, सारे के सारे ही ओरिजिन से स्टार्ट होंगे इस टाइप से। ठीक है, सारे के सारे ही ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे S में L की वैल्यू 0 है,
बट यहाँ पे जो ये r है इसके साथ में ये r स्क्वायर भी चलेगा, यानी कि यहाँ पे ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे s p d f सारे के सारे ऑर्बिटल ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और जितने भी नोड होंगे उनको हम यहाँ पे दिखा देंगे। और लास्ट में हमें क्या दिखाना है, इनफाइनाइट पे दिखाना है। जब r हमारा क्या होगा, r क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होता है। जब r हमारा 0 होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 0 होगा। यदि r इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमने ग्राफ की बात की है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार वो और देख लो। सबसे पहले हमने साई की बात की है, r r y थीटा और फाई। r r ये हमारा रेडियल पार्ट है, ये हमारा एंगुलर पार्ट है। एंगुलर पार्ट में दो फंक्शन है, एक थीटा का है, एक हमारा फाई का है। रेडियल पार्ट में आर आर, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है एन एल और रेडियल नोड को। एन एल, एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है रेडियल नोड। इसको हमने एक्सपोनेंशियल वाले पोर्शन से कैलकुलेट किया है, इसको हमने फ्री फैक्टर ऑफ आर से कैलकुलेट किया है, और रेडियल नोड को पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ आर। तो हम लिख सकते हैं साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट आर एल, और यहाँ पे होगा कोई पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ आर। यहाँ तक क्लियर है? पोलिनोमियल फैक्टर ऑफ आर है ये। उसके बाद हमने बात की है एंगुलर वाले पार्ट की। एंगुलर वाले पार्ट में हमने बात की है थीटा की, और थीटा में पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पी ऑर्बिटल के, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इस टाइप के आपको देखने को मिले होंगे ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किसके लिए है, डी जेड स्क्वायर के लिए। डी जेड स्क्वायर क्या होता है, डी जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की बात की है, अब हम बात करें जी की, फाई की। तो फाई हमारा जो होगा इससे हम m कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जब हम m कैलकुलेट करेंगे तो हमें वहाँ पे ऑर्बिटल का नाम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि डी एक्स वाई जेड, तो हमें पता है ऑर्बिटल का नाम क्या है, डी ऑर्बिटल, उसमें भी कौन सा, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे m नहीं बता सकते, जब हम m बता देंगे तो हम ये नेम नहीं बता पाएंगे ऑर्बिटल का। जब भी हम फाई की बात करेंगे तो वहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो हम m के बारे में ही बात कर सकते हैं या फिर नेम ऑफ ऑर्बिटल की बात कर सकते हैं। जब नेम ऑफ ऑर्बिटल हमें पता चल जाएगा तो m नहीं पता चलेगा। जब m को हम कैलकुलेट कर लेंगे कि m हमारे पास क्या है, तो वहाँ पे नेम ऑफ ऑर्बिटल की बातें नहीं कर पाएंगे फिर। क्लियर है? देखो, और ये जो हमारे पास फाई होगा ये भी हम एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से पता लगाएंगे, ई एम आई फाई। यदि हमारे पास इस फॉर्म में हमें गिवन हो तो ये जो m की वैल्यू होगी 0 हो सकती है, +-1 +-2 +-3 एटसेट्रा, इस टाइप से आपको देखने को मिल सकती है ये m की वैल्यू। m की वैल्यू कब मिलेगी, जब हमें फाई वाला पोर्शन गिवन हो, ई एम आई फाई, ठीक है। यहाँ पे तो हम वहाँ से m पता लगा सकते हैं। यदि हमें m पता चल गया तो हमें नेम ऑफ ऑर्बिटल का पता नहीं लगेगा। दोनों में से हम एक ही चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या m को या फिर नेम ऑफ ऑर्बिटल को। अब हमारे ये पता चल गया हमें फाई के बारे में भी, कि फाई से हम m को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास फाई का पोर्शन हो सकता है ई एम आई फाई। क्लियर? अब यहाँ पे ये हमने साई के बारे में बात की। साई हमारे पास 2 टाइप की होगी, एक हो सकती है इमेजनरी, एक हो सकता है इमेजनरी वेव फंक्शन, एक हो सकता है रियल वेव फंक्शन। यदि हमारे पास रियल वेव फंक्शन गिवन है, यदि रियल वेव फंक्शन हमारे पास गिवन है तो वहाँ पे साइन के फाई कोस के फाई आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ई एम आई फाई आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस जगह पे यदि फाई की फॉर्म में है, आयोटा की फॉर्म में है, ठीक है, आयोटा की फॉर्म में है,
इसका मतलब वहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो इमेजिनरी वेव फंक्शन है। यदि इसकी जगह हमारे पास है साइन के फाई या फिर कोस के फाई है, इसका मतलब वहाँ पे साई हमारा रियल वेव फंक्शन है। तो आज की क्लास में हमने स्टेट फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन देखी है, यानी कि साई की हमने एक इक्वेशन देखी है। कैसे कैसे दो फंक्शन थे, रेडियल फंक्शन था और एंगुलर फंक्शन था, दोनों को हमने देख लिया। कैसे उनमें एन एल रेडियल नोड, मैग्नीट्यूड ऑफ एम को कैलकुलेट किया है, ऑर्बिटल का नाम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब बातें हमने आज की क्लास में देखी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टिकल इन बॉक्स की बात करेंगे जो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए पार्टिकल इन बॉक्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर अलजेब्रा। ऑपरेटर अलजेब्रा थोड़ा हमारा लेंदी है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।